916। और अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि कम्युनिटी रेडियो का भी एक अपना स्थान है, महत्व है। कम्युनिटी रेडियो किस तरह लोकल पॉपुलेशन तक पहुंचती है या उनके जीवन को कैसे प्रभावित करती है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्री के.जी. सुरेश। आप भोपाल के माखन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं। स्वागत है सुरेश जी, और विश्व रेडियो दिवस पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को विश्व रेडियो दिवस, सभी रेडियो प्रेमियों को विश्व रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत करने के पीछे की मानसिकता क्या थी और क्या जरूरत थी, और क्या हम इस मकसद में कामयाब हुए हैं या हमें कामयाबी मिली है या कोई कमी रह गई? ये सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी। जी देखिए, एक होता है पब्लिक ब्रॉडकास्टर यानी कि आकाशवाणी जी, दूसरा है कमर्शियल ब्रॉडकास्टर यानी प्राइवेट एफएम स्टेशन। इन सब के रहे हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहां ये माना गया कि एक जो स्थानीय समुदाय है वो शायद उनको एक्सेस नहीं मिल रहा है और उनका पार्टिसिपेशन जी, और इंफॉर्मेशन 12 किलोमीटर की रेंज में आप स्थानीय समुदाय तक पहुंच सकते हैं। तो उद्देश्य में वो कामयाब भी है। देखिए हमारे पड़ोस में ही जो है नेपाल है, नेपाल में बहुत सारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, बहुत से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। ऐसा मुल्क है उस अभी सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप थोड़ा सा खुली जगह में आ जाएंगे? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आ रही है अभी? जी जी, बेहतर है जी। मैंने जैसे कहा कि अभी जो है भारत सरकार की ओर से जो है सिंगल विंडो हो गया है, बहुत सारे अभी सुविधाएं दी जा रही है कम्युनिटी रेडियो को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन पहले जिस तरीके से कल्पना की गई थी कि 4-5 हजार कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पूरे देश में हम स्थापित कर पाएंगे, ये 2003 में इसका जो है हमने कम्युनिटी रेडियो का पूरी पॉलिसी बनाई थी इस देश में, लेकिन वहां तक तो हम नहीं पहुंचे। हम अभी भी जो है वही 200-250 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से हम अभी तक जो है देश में स्थापित कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आप पत्रकार हैं तो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि पहले आकाशवाणी के प्रसारण पर अखबारों में कॉलम लिखा जाता था, आज वो कहीं मिसिंग है। क्या बहुत सारे चैनल्स का होना कारण है या कुछ और है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो खैर देखिए अखबार भी अब बहुत ज्यादा कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन इस पर जोर देने लगे हैं जी। और समाज से संबंधित जो सूचनाएं हैं, एक जमाने में ये भी देते थे कि रेलवे स्टेशन में कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सा फ्लाइट आ रही है, लेकिन तब सब सीमित सेवाएं हुआ करती थी। आज बहुत सारे रेडियो स्टेशन है, टेलीविजन चैनल है, दूरदर्शन का दिया करते थे, लेकिन अब इतने सारे टीवी चैनल आ गए हैं, तो शायद इसीलिए सोचा गया कि शायद एक चैनल विशेष का एक जो है आकाशवाणी का अकेला नहीं देना चाहिए। शायद ये सोच इसके पीछे रही है, लेकिन बहुत सारी सूचनाएं उस वक्त जो है उसका लाभ मिलता था, वो कहीं ना कहीं आज कमी खलती है। सर अब हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। आकाशवाणी आज भी अपनी निष्पक्षता, प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता और भाषागत क्वालिटी को निरंतर बनाए हुए है। पत्रकार होने के नाते आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज भी इस फेक न्यूज और फेक कंटेंट, फेक नैरेटिव, छद्म आख्यान, छद्म समाचारों के एक दौर से हम गुजर रहे हैं। ऐसे में आम आदमी आज भी अगर भरोसा करता है तो आकाशवाणी पर भरोसा करता है कि आकाशवाणी आज भी जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर की जो भूमिका में जो है निष्पक्ष समाचार, बगैर किसी मिलावट के और किसी मुनाफे के उद्देश्य से नहीं, किसी मुनाफे से प्रेरित नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं, ये जो एक विश्वसनीयता जो है ये कई दशकों का जो है कमाई है। और आज भी जो है आम आदमी के जहन में आकाशवाणी के चाहे समाचार हो या जो भी कंटेंट है उस पर जो है एक खास भरोसा है।
बिल्कुल सही कहा आपने साहब कि ये बड़ा भौतिकवादी सा युद्ध हो गया है और युग हो गया है और सब कुछ पैसे से जुड़ गया है। सर, बहुत सारे टीवी चैनल्स हो गए हैं, एफएम के कई स्टेशंस हर शहरों में हो गए हैं। ऐसे में आकाशवाणी का भविष्य आपको कैसे नजर आता है, आपको कैसे दिखता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि आकाशवाणी का भविष्य तो बिल्कुल उज्जवल है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहां कुछ शायद बेहतर गाने कुछ जगह सुनाते होंगे, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटी एंकर्स होंगे, आरजेस होंगे, ये हो सकता है कि वो कुछ इस तरीके के प्रोग्रामिंग करे जो शायद ऑल इंडिया रेडियो नहीं कर सकता। उसके एक श्रोता वर्ग हो सकता है। देखिए, 138 करोड़ का मुल्क है तो वैरायटी तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक जो गंभीर लिसनर है और यंगस्टर भी, आज एक चाहे वो पुराने क्लासिक को से प्रेम करने वाले लोग हों तो उनके लिए एफएम गोल्ड है, जो युवा वर्ग है, पेपी हैं, उनके लिए जो है रेनबो जैसे चैनल्स हैं। तो आकाशवाणी ने हर जरूरत को पूरा करने का प्रयास किया है कि हर वर्ग के जरूरत को, और ये शायद ये वैरायटी ये कहीं और नहीं मिलेगा। जो गंभीर रूप से समाचार, रेडियो जो है, डॉक्यूमेंट्री सुनना चाहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है। और विकास पत्रकारिता आप कहिए या विकास संचार कहिए, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, अगर आज कहीं भी जिंदा है तो वो सिर्फ आकाशवाणी में ही जिंदा है। बाकी अखबारों में तो अब विकास संचार जो है सिर्फ किताबी बातें रह गई है। बाकी मीडिया में या प्राइवेट चैनल्स में विकास की बात, समाज से सरोकार रखने वाली बात, आम आदमी को जो सूचना चाहिए वो, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसके शिक्षा से संबंधित, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो शायद निजी क्षेत्र वालों को उसमें कहीं मुनाफा नहीं दिखता है, और उस तबके को भी संबोधित करता है आकाशवाणी, जो तबका गरीब है, पिछड़ा है, लेकिन उसकी आवाज का भी, उस बेजुबानों की एक जुबान बन के जो है आकाशवाणी जो है अपना सेवाएं देती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जहां तक शास्त्रीय संगीत की बात हो या फिर हमारे इतिहास की बात हो, हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी इस तरह की चीजें लोगों तक पहुंचा पाता है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो इस वक्त, और हमारे विशेष कार्यक्रम लगातार आप सुनते रहेंगे शाम 4 बजे तक। एक सवाल और आपसे सुरेश जी, कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि आप पत्रकार हैं, कुछ ऐसे भी डेवलपमेंट्स हुए हैं जिससे बहुत प्रोफेशनल नहीं कहा जा सकता, जिससे इस पेशे की साख बढ़ती नजर आती है। तो आप वरिष्ठ हैं इस क्षेत्र में, आप क्या सोचते हैं? पत्रकारिता में देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और भारत के आजाद होने के पश्चात पत्रकारिता की बड़ी अहम भूमिका रही है, और आज भी है। पत्रकारिता कई मुद्दों को, जो आम आदमी के मुद्दों को जो है उजागर करती है, ज्वलंत मुद्दों को, तो उसकी भूमिका तो है। लेकिन हाँ, पिछले कुछ दशकों से उसमें कुछ कमियां स्पष्ट नजर आ रही है। मसलन पेड न्यूज हो, जो जिस तरीके से कमर्शियल हो गया है, कमोडिफिकेशन हो रहा है, इन विषयों को लेकर आम लोगों के बीच में एक चिंता भी है, और कि कहीं पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता खो बैठे तो वो लोकतंत्र के लिए घातक होगा। देखिए, पत्रकारिता जो है वो मीडिया का चौथा स्तंभ है, और मीडिया पर जो है आम आदमी का जो विषय है, जो अगर तीनों तंत्र में भी, जो जिसको हम कहेंगे तीनों स्तंभ, पहले न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, ये सब जो है विधायिका हो, अगर यहाँ भी अगर दिक्कत आती है तो आम आदमी के लिए एक आवाज बनकर जो है वो मीडिया है, चौथा स्तंभ। तो मुझे लगता है कि इस विश्वसनीयता को बरकरार रखना हमारे समाज के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, और उम्मीद है कि, और खासकर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का जो प्रचलन हुआ है, इसके चलते समाचारों को लेकर, सूचनाओं को लेकर बहुत बड़ा इन्फोडेमिक जैसे जिसको कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरडोज हो गया है, जिसके चलते आम आदमी ये तय नहीं कर पा रहा है कि कौन सा समाचार सही है, कौन सा गलत है। तो ऐसे में मीडिया की जो संपादकीय प्रक्रिया है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है,
ताकि आम आदमी को, क्योंकि गुमराह नहीं करना है, गलतफहमियां नहीं पैदा करनी है, समाज में जो है सौहार्द बनाए रखना है, तो इन सब चीजों को नजर रखते हुए मुझे लगता है कि मीडिया को भी आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सुरेश जी इन विषयों पर प्रकाश डालने के लिए और हमारे साथ बातें करने के लिए। एक बार फिर आपको विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। दोस्तों, हमारे साथ थे, हम बातें कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश से। आप भोपाल के माखन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं।